बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फर्स्ट लॉ के बाद नेक्स्ट लेक्चर है इंटरनल हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का। इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ में भी और इंटरनल एनर्जी हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा है कि ये जो है चेंज इन इंटरनल U2 माइनस U1, ये क्वांटिटी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है या स्टेट फंक्शन होती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इस वजह से ये स्टेट फंक्शन भी कहला सकता है, ये बाज़ औक़ात ये पॉइंट फंक्शन भी कहलाता है। इसको हम इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसमें वो स्टेट फंक्शन में वो क्या कहता है। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है और उसकी स्टेट 1 है और यहाँ पे सिस्टम ये स्टेट 2 है उसी सिस्टम की, और वो सिस्टम जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाने के लिए कोई भी रास्ता इस्तेमाल कर सकता है। वो ये पाथ ए फॉलो कर सकता है, वो पाथ बी भी फॉलो कर सकता है और वो पाथ सी भी फॉलो कर सकता है। ये 3 पाथ जो है उसने दिए हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाने के लिए। तो अगर हम स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जाते हैं और पाथ ए फॉलो करते हैं, जो हमारे पास रिलेशन और बनता है वो यही बनता है U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q माइनस W पे U1 जो है वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 1 है एंड U2 जो है वो फाइनल इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 2 है। अगर हम 1 से 2 की तरफ पाथ ए को फॉलो करते हैं तो हमारे पास यही रिलेशन बनता है। अगर हम पाथ बी को फॉलो करते हैं तब भी हमारे पास रिलेशन जो है वो यही बनता है U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q माइनस W। अगर हम पाथ सी को फॉलो करते हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने के लिए, ये देखें तो ये लंबा पाथ बन जाता है, तो तब भी हमारे पास जो है इक्वेशन यही बनती है U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q माइनस W के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी पाथ इस्तेमाल करें स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने के लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिलेशन जो है वो यही बनता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में फ़र्क नहीं आता। और उसका Q माइनस W की फॉर्म में जो आता है हमारे पास आंसर आता है कि इफ द स्टेट 1 ऑफ द सिस्टम इज चेंज फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट 1 टू द सेम फाइनल स्टेट 2 बाय डिफरेंट पाथ्स से B और C, अगर हम B को फॉलो करें या C को फॉलो करें, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द डिफरेंस Q माइनस W इज द सेम फॉर ऑल पाथ्स बिटवीन द स्टेट 1 एंड स्टेट 2। ये डिफरेंस जो है Q माइनस W ये सेम रहता है फॉर पाथ A के लिए, फॉर पाथ B के लिए और फॉर पाथ C के लिए। तो इन तीनों सूत्रों के अंदर ये Q माइनस W फर्क जो है वो सेम रहता है। तो यहाँ से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि when a system changes from one state to another, the change of internal energy of a system has a definite value, independent of the path between the two states. Hence, internal energy is called a state function or point function and not a path function. क्योंकि हमने देखा है कि जिस पाथ को भी हम फॉलो करते हैं स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने के लिए, हमारे पास ये जो डिफरेंस है Q माइनस W ये सेम रहता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। ये तो हमारे पास था कि इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके साथ छोटा सा बनता है वो है, अभी इसका थोड़ा सा पार्ट बाकी रहता है। तो इन अदर वर्ड्स द इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एनी टू ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। हमने थर्मोडायनामिक वेरिएबल पढ़े थे, 3 थे, प्रेशर, वॉल्यूम, ये जो बेसिक थे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी जो है ये इन तीनों में से 2 का फंक्शन हो सकती है। तो ये फंक्शन U इज इक्वल टू, यहाँ पे बाज बॉक्स में U भी लिखा होता है, बाज बॉक्स में F भी है, बाज बॉक्स में G भी लिखा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो U इज इक्वल टू F P व V, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं P, V एंड T। तो इंटरनल एनर्जी किसी भी 2 का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ये P V का फंक्शन है, यहाँ पे देखें तो ये V T का फंक्शन है, यहाँ पे देखें तो ये T व P का फंक्शन है। तो अगर हम ये जो तीनों वैल्यूज हमने देखी हैं, इंटरनल एनर्जी की 3 इक्वेशंस देखी हैं, अगर हम इनको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास इसकी इक्वेशन भी बन जाएगी, इसकी भी बन जाएगी। उसने इसको डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला निकाल दिया है कि D इज इक्वल टू पार्शियल U और पार्शियल P, V वॉल्यूम कांस्टेंट, dP इज इक्वल टू पार्शियल U ओवर पार्शियल V, P कांस्टेंट dB। एक दफा पार्शियल U ओवर पार्शियल P, V कांस्टेंट, दूसरी दफा पार्शियल U ओवर पार्शियल V, P कांस्टेंट। तो ये रिलेशन हमारे पास बनता है इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ द थर्मोडायनामिक रिलेशन P एंड V। इंटरनल एनर्जी इज एन
एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये इंटरनल एनर्जी जो हमने पढ़े थे वेरिएबल एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल, तो ये एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे स्पेसिफिक हीट की तरफ। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हीट कैपेसिटी, जितने भी मटेरियल है हर मटेरियल की अपनी कैपेसिटी होती है हीट एब्जॉर्ब करने की। कॉमन लाइफ में भी आपने एग्जाम्पल देखी होगी कि अगर आप एक स्टील के बर्तन को गर्म करते हैं तो वो जल्दी से गर्म हो जाता है, उसके मुकाबले में अगर आप मिट्टी के बर्तन को हीट करते हैं तो वो ऐसा ऐसा हीट होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसका मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या एबिलिटी जो है वो हर मटेरियल की डिफरेंट होती है। तो इस वजह से सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। Different materials have different capacity to absorb heat to produce a given change of temperature in a given mass. If a material of mass m absorb heat Q so that its temperature rises through del T, then heat capacity है Q over del T के। और यहाँ से हम ये तो था हीट कैपेसिटी। अब हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक हीट किसी मटेरियल की क्या होती है। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ये जो हीट कैपेसिटी थी इसको अगर मास पे डिवाइड कर दिया जाए, पर यूनिट मास कर दिया जाए, हमारे पास स्पेसिफिक हीट आ जाती है एंड इज डिनोटेड बाय सी। स्पेसिफिक हीट हीट कैपेसिटी ओवर मास, तो ये रिलेशन ओवर डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। यहाँ से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक हीट जो है कितनी अमाउंट ऑफ हीट होता है। Definition: the specific heat of a material is defined as the quantity of heat required to rise the temperature of unit mass of the material through 1 degree. Amount of heat required to rise the temperature of a unit mass of a substance या material through 1 degree. इसका यूनिट देखें तो यूनिट इसका बनता है कैलोरी। सीजीएस सिस्टम में कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री। अगर ऐसे यूनिट ऑफ सिस्टम में देखें तो ये जूल पर किलोग्राम पर डिग्री बन जाता है। 1 कैलोरी पर ग्राम या 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बन जाता है। अब ये जो रिलेशन हमने C इक्वल टू क्यू एम डेल टी ये डिराइव किया है या देखा है, ये रिलेशन सॉलिड और लिक्विड के लिए तो ठीक है, लेकिन गैसेस के लिए ये ठीक नहीं होता, क्योंकि गैसेस जो है वो कंप्रेस भी हो सकती है और एक्सपेंड भी हो सकती है। तो अगर इनको कंप्रेस कर दिया जाए या इनको एक्सपेंड कर दिया जाए तो इनकी वैल्यू जो है हीट स्पेसिफिक हीट की वो चेंज हो जाती है। ये वैल्यू जो है ये 0 से इन्फिनाइट तक हो जाती है इन केस ऑफ गैसेस। सॉलिड और लिक्विड के लिए ये इक्वेशन ठीक है, लेकिन गैसेस के लिए इसकी वैल्यूज जो है वो वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जो है वो चेंज हो जाती है बिकॉज द गैसेस आर कंप्रेस्ड। गैसेस को जब आप कंप्रेस करेंगे इनका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यूज जो है वो 0 से इन्फिनाइट तक वेरी कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि वो 0 से इन्फिनाइट तक कैसे वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड, गैस को अगर आप कंप्रेस करते हैं इट्स टेम्परेचर राइज, क्योंकि गैस को जब आप कंप्रेस करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे और उनका कुलेयन बढ़ जाएगा। जब कुलेयन बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उनका बढ़ जाएगा विदाउट सप्लाइंग एनी हीट, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 0। अगर क्यू 0 है ऊपर 0 आ गया तो नीचे ये वैल्यू 0 और समथिंग 0 होता है, तो यहाँ पे आंसर जो है इसका 0 आ गया। अगर इसके कन्वर्स में देखें या ऑन द कंट्रेरी देखें, इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को कुछ भी नहीं कहते, जस्ट प्रेशर को कम कर देते हैं तो गैस जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देती है। तो इस सूरत में डेल टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब उसी रिलेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्यू ओवर एम इंटू 0 एम मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू इन्फिनाइट। तो हमने कहा था कि फॉर गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है इसकी वैल्यूज जो है वो वेरी कर जाती है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये दो एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इसकी वैल्यूज जो है वो 0 से इन्फिनाइट जो है वो वेरी कर जाती है। 0 से इन्फिनाइट वेरी कर जाती है। तो जब ये वैल्यू 0 से इन्फिनाइट तक वेरी कर जाती हैं तो इस वजह से फिर गैसेस के लिए हम स्पेसिफिक हीट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। Hence, specific heat of a gas is defined by considering any of the two, either pressure or volume as constant. आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दें या आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। Thus, a gas has two specific heats: Cp, the specific heat at constant pressure, and Cv, the specific heat at constant volume. अब हम इनको अलग-अलग से डिफाइन करके देख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है और उसका रिलेशन क्या होती है, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है और उसका रिलेशन क्या बनता है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर,
specific heat at constant pressure Cp. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a gas through 1 degree when its pressure is kept constant. Cp, when pressure is kept constant. It is represented by the sample Cp and is given by Cp del Q over del T Pk. ये तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर थी। बिल्कुल इसी तरीके से आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकते हैं। Specific heat at constant volume के it is defined as the amount of specific heat at constant volume. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a gas through 1 degree. When its volume is kept constant, it is represented by Cv and is given by Cv is equal to del Q over del T V constant के। तो अगर हम ये दोनों रिलेशन जो पिछला फॉर कांस्टेंट प्रेशर था और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इसमें देखें तो Cp इज ग्रेटर देन Cv। ये छोटा सा क्वेश्चन एक अलग से पूछ लिया जाता है कि भाई स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। इसको अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है और इस क्वेश्चन को एक अलग से कंसेप्चुअल क्वेश्चन के तौर पर भी दिया जा सकता है कि Cp is greater than Cv. Heat capacity of a gas is different under these two conditions. Suppose the heat is supplied to a gas and is allowed to expand at constant pressure. Then the heat supplied is used up in doing two things. जब भी हम कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट दो काम करती है। कौन कौन से? इट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस दैट इज इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड सेकंड क्या है? इट डज वर्क इन एक्सपेंडिंग द गैस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। एक प्रेशर के अगेंस्ट जो है वो क्या कहते हैं, गैस को एक्सपेंड करती है। एक टेम्परेचर को राइज करती है, एक गैस को एक्सपेंड करती है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट दो काम करती है। इसके बरक्स जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हैं, देखते हैं वो क्या करती है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो वर्क इज डन, यानी डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल डी वी के। तो ये क्वांटिटी या डेल डब्ल्यू जो है वो जीरो हो जाता है। एंड हिंस होल ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज टू राइज इट्स टेम्परेचर, क्योंकि जब ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू के हो जाएगा। जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे उतना ही उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, दूसरे अल्फाज में उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। Thus, more heat is required for increasing the temperature of the gas through 1 degree at constant pressure than at constant volume. Hence, specific heat of a gas at constant pressure is greater than the specific heat at constant volume के, that is Cp greater than Cv के। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि specific heat at constant pressure जो है वो greater है specific heat at constant volume के। तो ये हमारा लेक्चर था किसका? इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट पाथ, और दूसरा था स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। स्पेसिफिक हीट को पहले हमने क्या देखा? हीट कैपेसिटी को देखा, फिर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया और देखा कि स्पेसिफिक हीट का जो रिलेशन बनता है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए तो ठीक है, लेकिन गैसेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट है वो वेरी कर जाती है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। और उसको भी हमने साबित किया है कि जब हम गैस को क्या कहते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है विदाउट सप्लाइंग एनी हीट, तो तब ये जीरो होती है। और जब हम गैस को एक्सपेंड करते हैं by decreasing the pressure and without giving any temperature, डेल्टी जीरो होता है, उस वक्त ये इन्फिनाइट हो जाता है। इन दोनों सूरतों को ध्यान में रखते हैं, जीरो और इन्फिनाइट को। तो हम गैस की जो स्पेसिफिक हीट है इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। फिर दोनों को हमने अलग-अलग भी डिफाइन करके देखा है। यहाँ पे इस लेक्चर का हमारा एंड होता है, और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंड करने में तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।